नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। उम्मीद है आप सब व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई से मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे सांख्यिकी की 4th क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यिका और बहुलक। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पहली क्लास में हमने माध्य के बारे में पढ़ा, बहुलक के बारे में पढ़ा, बारंबारता के बारे में पढ़ा, वृत्त चित्र, आयत चित्र, और इस तरीके के चित्रों को देखते हुए हमने सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में देखा। दूसरी क्लास में हमने माध्य के बारे में पढ़ा, और माध्य के और जो डेफिनेशन के जो इजी क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट के जो इजी क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप खतरनाक देखते हुए क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख करके आप उनसे डर जाते हैं और उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि मैथ्स तो बहुत हार्ड होती है, जबकि क्वेश्चन आपको ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चन वही वो रिपीट होते हैं। आप चाहो तो आप पिछले सालों के पेपर उठा करके देखना, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, और भी कई एग्जाम है जिनमें आपको वो के वही क्वेश्चन उठा करके देखने को मिल जाएंगे। उसमें डिजिट भी चेंज नहीं होंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन यही होते हैं। बस आपको उन क्वेश्चन को एक बार करना होता है, आपको ध्यान देना होगा। तो आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे, एक एक टॉपिक पे आप 100 200 500 क्वेश्चन करो, ऐसा कुछ नहीं। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को भी आप वापस से रिपीट करके, प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चन को निकाल लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो मैथ्स आती है, इसकी अप्रोच बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आते हैं। इन क्वेश्चनों से आपको पता लगेगा कि फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप एसएससी की बुक ला करके आप उससे पढ़ने लग जाओ। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। क्वेश्चन यही आएंगे, इसी तरीके के आएंगे, केवल डिजिट चेंज हो जाता है, टाइप वही रहते हैं। जिस तरीके के हम टाइप्स क्वेश्चन के कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को भी अगर आप करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी क्रम में अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा। जिस तरीके के हमने 3 क्लासेस ले लिए, तो आपको लग रहा होगा कि मैथ्स में अब आप भी कुछ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये तो अभी 3 क्लास की बात है। जब आप पूरी 20 क्लास तक पहुंचोगे, सिर्फ 20 क्लास, 20 घंटे आप 20 क्लास तक पहुंचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो से लेकर के शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है। बिल्कुल बेसिक से आपने शुरुआत की, जहां पे जोड़ना, घटाना, भाग देना तक भी मैंने बताया। उस भाग देने से लेकर के आप जब हाई लेवल के क्वेश्चन आप खुद करने लग जाओगे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जिसमें पेपर में जब 7 से 8 9 क्वेश्चन जब बन रहे हैं, तो ऐसा होता है कि 6-7 क्वेश्चन इजी आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन वो हार्ड डालते हैं, पर वो 1-2 ही डालते हैं। ऐसा इसी में नहीं, सब सब्जेक्ट में होता है। हिंदी में भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लो कि उसमें कुछ क्वेश्चन वो इजी लेवल के, कुछ मीडियम और कुछ हार्ड डालते हैं, जिससे तो आपकी, जैसे साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो कि विभेदकारिता, तो विभेदकारिता तभी हो पाती है, इससे उस एग्जाम का जो रीजन, मेन रीजन है, वो तभी जाकर के हो पाएगा जब आप उसमें विभेद कर पाओगे। तो उनको कुछ क्वेश्चन हार्ड डालने ही पड़ते हैं, ताकि कुछ जो पढ़ के आए, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वही उन क्वेश्चन को कर सके। तो आप वो 1-2 क्वेश्चन को आप देखोगे तो वो तो बहुत हार्ड लेवल के आपको लगेंगे, लेकिन उसके अलावा के सारे जो क्वेश्चन है वो तो आप अब तक करने लग जाओगे। जैसे कि आज अपन देखेंगे माध्यिका और बहुलक से कई क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास से जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिल जाएगा इसी टाइप का। नंबर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन के टाइप यही रहेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं माध्यिका और बहुलक से कि आपको लगेगा कि यार सांख्यिकी अकेला कितना टॉपिक, ये 4 क्लास देखने से आपको इतना टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, इतनी मैथ्स आने लग गई, आप इतना करने लग गए। तो आगे आप कंप्लीट क्लास देख करके किस तरीके से आप मैथ्स को कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही पढ़ना है। अगर फर्स्ट ग्रेड की ही आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ही पढ़ना है। और इसके बाद में अगर आप और किसी एग्जाम की कर रहे हैं तो उसमें और भी टॉपिक आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में इतना ही सिलेबस है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, एनसीईआरटी क्वेश्चनों को लेके हुए चलेंगे, और पिछले साल में आए हुए सारे पेपर 2011 से लेकर के 2024 तक, 11 13 16 20 के तीनों पेपर और 22 के तीनों पेपर और अभी 24 का पेपर, ये सारे पेपर्स के क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने हाथों से इन क्वेश्चनों को छाट करके आपकी पीडीएफ में ऐड कराता हुआ चल रहा हूँ, और साथ के साथ में आपके क्वेश्चन होते चल रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि इस क्लास के बाद में आपको फिर भी थोड़ी बहुत जरूरत है, तो एक क्लास और सिर्फ क्वेश्चंस पे, वापस से क्वेश्चंस पे एक क्लास लेंगे, लेकिन वो क्लास लेंगे हम थोड़ा रुक करके। जैसे कि ये जब क्लास आपकी चारों क्लास में आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसके बाद में हम थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप देंगे, जब जितने में आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको, उनके फॉर्मूलों को पढ़ सको, और इनको सबको कंप्लीट करके जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके कि आपको याद है, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन करवा लो इनको,
तब हम एक क्लास लेकर के आएंगे सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रजत खंडेलवाल परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रतीक जैन आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स की क्लास में, आज क्लास नंबर 4 में आज हम शुरुआत करेंगे माध्यिका। मैंने बताया था कि माध्य तो गणितीय माध्य होता है और दो होते हैं माध्यिका और बहुलक। ये सब क्या होते हैं, स्थान पर डिपेंड करते हैं। ये माध्यिका का एक नाम होता है माध्यक और इंग्लिश में इसका नेम है मीडियन। तो माध्यिका क्या होता है, कोई भी जो चीज जो सबसे मध्य में, चाहे आप जैसे कोई किसी बाइक पे जा रहे हैं, अब बाइक पे सर्दी की रात में जब आप बाइक पे जा रहे हैं, 3 लोग वेट करके जा रहे हैं, तो 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो कौन होगा जिसको सर्दी सबसे कम लगेगी? आपने देखा होगा कि कहाँ पे बैठने की ज्यादा किसी को रहती है कि हाँ कि यार बीच में बैठूंगा मैं, बीच में सर्दी कम लगेगी, क्योंकि आगे वाले को भी सर्दी लगती है और पीछे वाले को भी सर्दी लगती है। तो बीच वाला हो गया उन तीनों के बीच में मध्य। तो जब जैसे 3 लोग हुए तो उनके बीच की मध्य माध्यिका क्या हुई, बीच वाली, यानी कि जो सेकंड वाला है। ऐसे ही आपने ये देखा होगा कि कोई परिवार है, उसमें 3 बच्चे हैं, तो कौन है जिसकी कब सबसे कम देखभाल होती है, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ की इसमें तो कोई ध्यान ही नहीं देता? एक तो होता है जो बहुत लाडला होता है, और एक होता है जो जब सबका प्राउड फील कराता है, सबका बिल्कुल अनुशासन में रहता है और सब बताते हैं हाँ ये हमारा बड़ा बेटा है। तो वो तो बड़ा होता है, और जो लाडला होता है वो सबसे छोटा होता है। लेकिन एक होता है जिसकी किसी को कोई वैल्यू नहीं होती, वो होता है बीच वाला। तो वो उन तीनों में सबसे बीच की कौन है, वो उनकी माध्यिका हुई। तो माध्यिका क्या होती है, सबसे बीच वाली। जब 3 लोगों की बात कर रहे थे तो सेकंड वाला हुआ। मान लो अगर 5 लोग हुए, 5 लोग हुए, तो जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 लोग हुए, तो इसमें कौन सी होगी माध्यिका, ये सबसे बीच वाली। अगर मान लो 7 लोग हुए तो 6 और 7, 7 लोग हुए तो सबसे बीच में कब, सब 7 के बीच में क्या हुआ, ये 4। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ये विषम संख्याओं में। जब विषम संख्या होंगे तो सबसे बीचों बीच आपको आसानी से निकाला जा सकता है कि जो डिजिट सबसे बीच में होता है वही उनकी माध्यिका होती है। लेकिन मान लो अगर सम संख्या आ जाए, तो मान लो यहाँ पे 7 नहीं होकर के 8 संख्या हो, तो तब क्या करेंगे, तब माध्यिका कौन सी होती है? तो इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये लिखिए, तो माध्यिका क्या होती है, किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर, जैसे ही उस श्रेणी के मध्य पद को, किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो प्राप्त होती है, उस श्रेणी के जो सबसे मध्य पद होता है उसको माध्यिका कहते हैं। कैसे कि कोई सी भी श्रेणी दी हुई होगी हमारे पास में, जैसे ये श्रेणी दी हुई है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कक्षा के 5 छात्रों के प्राप्तांक 45 85 90 39 और 51, ये 5 छात्रों के प्राप्तांक है। तो इनकी माध्यिका क्या होगी? अभी 5 है, विषम है, तो हम सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। हमने पहली क्लास में देखा था कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। मैंने आपको तब भी बताया था कि ये सब काम आएंगे माध्यिका में, आरोही अवरोही, बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता भी कहाँ काम आएगी, माध्यिका की। जब आप बड़े क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपके काम आएगी। तो आपने अब तक वो चीज पढ़ ली होगी, इसलिए मैंने उनको पहली क्लास में आपको समझा दिया था। तो ठीक है, प्राप्तांक ये है, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में जमा देंगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, आरोही या अवरोही दोनों क्रम में जमाया जा सकता है। लेकिन आपकी एक चीज याद रखना है कि आप ज्यादातर इनको आरोही क्रम में जमाना, क्योंकि आरोही क्रम में जमाना आसान होता है। जैसे कि आपसे बचपन में पूछी जाती थी कि गिनती, तो आपसे जब छोटे थे, जब 1 से 100 तक गिनती पूछते थे तो आप फटाफट बता देते थे। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि 100 से 1 तक उल्टी गिनती सुनाओ, तो उल्टी गिनती सुनाने में आपको थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, सोच क्योंकि हम सीधा ही ध्यान रखते हैं, उल्टा ध्यान नहीं रखते। तो इसीलिए आरोही क्रम को आप ज्यादा ध्यान रखोगे तो सही चलेगा। तो हम सारे क्वेश्चन को आरोही क्रम में रख करके चलते हुए आगे चलेंगे। तो जैसे कि हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे, तो ये हमारे पास है 45 39, सबसे पहले सबसे छोटा है 39, 39 के बाद में अगला है 45, फिर है हमारे पास 51, 51 के बाद है हमारे पास 85, और 85 के बाद हमारे पास है 90। इनको हमने जमा दिया आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसलिए जमाएंगे क्योंकि छोटे से बड़े के ऊपर जमाएंगे तभी हमें पता लगेगा सबसे बीच में कौन सा है। बीच में कब देखेंगे, जब हम छोटे से बड़े को जमा देंगे। अब जब हम छोटे से बड़े में इसको जमा दिया, तो सबसे बीच में हमारे पास बच रहा है ये नहीं, सबसे बीच में हमारे पास में 39 45 और ये 51 हमारे पास बचा। तो हमने सीधे सीधे इसका क्या बता दिया कि इसकी माध्यिका 51। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो क्वेश्चन नहीं आता, ये तो सबको आता है। इस तरीके से सबको आता है वो ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। और एक HM हेड मास्टर का एग्जाम होता है, हेड मास्टर 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ था,
अब तो हेड मास्टर की पोस्ट ही खत्म कर दी गई, वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, तो अब तो हेड मास्टर कोई एग्जाम नहीं होता। तो उसमें भी वाइस प्रिंसिपल यानी कि मतलब फर्स्ट ग्रेड से भी ऊपर वाला जो हेड मास्टर का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड वाले भी देते हैं उस एग्जाम को, उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें करना क्या है, आरोही क्रम में जमाना है, जो सबसे बीच में आया उसका मान वही माध्यिका है। अब मान लो यहाँ तो 5 अंक थे, लेकिन हमारे पास में जब मान लो 10 12 15 अंक हो, तो 15 अंकों में सबसे उनको जमाएंगे, जमा करके फिर हम गिनेंगे कितने, फिर उसकी बीच की चीज निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे, n+1 बटा 2वां पद, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये ब्लैक कर लेते हैं पेन को थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो n+2वां पद, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि n+2वां पद कैसे, जैसे यहाँ पे 5 पद थे, तो 5+1/2, तो 5+1/2वां पद, यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद सीधे से भी आपको पता लग गया, तीसरा पद जैसे हमने 5 को जमाया था और तीसरा पद हमने सीधे बता दिया था, तो यहाँ हमें पता लग गया तीसरा पद। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या हो, तो मान लो यहाँ 5 नहीं होकर के 6 पद हो, तो 6 पद हो तो हम क्या करेंगे, 6+1/2, उसका अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन आप तो सिर्फ इसी तरीके से करोगे तो आपको समझ में आएगा, 6+1/2 यानी कि 7/2, 7/2 करने पे हमारे पास क्या पता लगा, 3.5वां पद। अब 3.5वां पद कैसे निकाले, 3.5वां पद तो कैसे होगा, या तो तीसरा पद होता है या चौथा पद होता है। तो 3.5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा और चौथा जो पद दिया हुआ होगा, उन दोनों के बीच में भी तो कोई संख्या होगी, सीधे सीधे नहीं होगी तो पॉइंटों में होगी, जहां पे जाकर के होगी वही उसकी माध्यिका होगी। मान लो तीसरा पद कुछ दिया हुआ है और चौथा पद कुछ दिया हुआ है, तो हम तीसरे और चौथे पद को जोड़ेंगे, जोड़ के और उसमें 2 का भाग देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 3.5वां पद। ठीक है, ये 3.5वां पद इस तरीके से निकाला जा सकता है। अभी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। जब संख्या, फॉर्मूला यही याद रखना है आपको, n+1/2वां पद, जितने भी पद हो उसमें 1 जोड़ो और बाकी 2 का भाग दो। फिर पद विषम होगा तो सीधे सीधे आ जाएगा, और सम होगा तो ऐसे बीच का आ जाएगा, तो बीच के आने के लिए हम उसका औसत निकाल के या माध्य निकाल लेंगे उसका। ये देखिए आप, ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2011 में आपके पास क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगी। 10 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक ये दिए हुए आपको। प्राप्तांक क्या दिए हुए हैं, 12। ये सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे हम, जैसा कि आपको पता है। 12, 12 भी नहीं, सबसे पहले हमारे पास 11, फिर हमारे पास 12, फिर हमारे पास 14, फिर हमारे पास 18, फिर 22, फिर 26, 22, 26 और 30, 32, 33, 41। एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा कि ये 10 छात्र हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ये लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, 10 नहीं मान के 9 ही करे, तो आपके क्रम चेंज हो जाएगा, क्रम चेंज होते आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए एक बार इनको लिख करके काउंट जरूर कर लीजिएगा कि पूरे 10 हो गए क्या, या फिर इस तरीके से काटते हुए चलिएगा क्वेश्चन में। जब इस तरीके से काटते हुए चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीज हमने काम में ले ली। और मान लो कोई डिजिट आप भूल जाते हो तो बीच में लिख दो, पेपर में कौन देख रहा है, बीच में लिख दो आप। यहाँ पे संख्या को आपको क्रम से जमाना है, आपके दिमाग में पता होना चाहिए क्रम में क्या है। तो जब हमने देखा कि 10 छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो उनकी माध्यिका क्या है। अब 10 है तो मैंने बताया वही n+1/2, तो n+1/2 क्या, 10+1/2, यानी कि 11वां पद। अब 11वां पद मैंने कहा, 11/2वां पद, 11/2वां पद मतलब 5.5वां पद। अब 5.5वां पद कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 5.5वां पद क्या होता है, 5वें और 6ठे पद के बीच में होता है। तो इसको हम देखेंगे, 5वें और 6ठे पद के बीच में, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये हो गया 5वां पद और ये होगा 6ठा पद। 5वें और 6ठे पद के बीचों बीच हमें जो निकालना है मान, वो होगी माध्यिका। 5वां पद है हमारे पास में 22 और 6ठा पद है 26। तो ये
पांचवें पद और छठे पद के बीच में हम निकाल लेंगे 22 और ये 26, इनके भाग 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48/2 और ये आ जाएगा 24। आया ना ऐसा कैसा क्वेश्चन? मैंने कहा कि क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, बस हार्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सिंपल करना है वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और आप इसी के लिए ये क्लास देख रहे हैं। बाकी इजी क्वेश्चन तो आप भी कर ही लोगे, अब आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि इजी इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। मैं कह रहा हूँ आप हार्ड भी कर लोगे, बस आप लगातार बने रहिएगा। तो ये आगे इसके आंसर आ गया आपके पास में 24। ठीक है, ये आया 2011 में ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है HM 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? पुस्तकालय में द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या 75, 80, 96, 92, 89, ये इस तरीके से इनकी माध्यिका क्या होगी। अब सबसे पहले तो ये देखो कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, वही 10 + 1/2 यानी कि 5.5वां पद, इसमें भी वही होगा, वही 10 संख्या है तो 11/2 यानी कि 5.5वां पद होगा। तो सबसे पहले इनको वही क्रम से जमाएंगे। क्रम से जमाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास है 63, 63 के बाद हमारे पास है 75, फिर है 82, 89, उसके बाद में हमारे पास एक, जैसे अब ये 80 रह गया तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 80, 80, 82, 89, 82, 89, उसके बाद में 92, 94, फिर है 96, फिर है 100 और 105। हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जब 10 हो गए तो हमारे पास में क्या चाहिए, वही 10 + 1/2 यानी कि 11/2, यानी कि हमारे पास हो गए 5.5वां पद। 5.5वां पद कैसे निकलेगा? पांचवें और छठे के बीचों बीच, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि पांचवें और छठे के बीचों बीच आपके पास निकलेगा 5.5वां पद। कैसे निकलेगा? वही दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, दोनों का औसत मान लो, दोनों का माध्य मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे, 89 + 92/2, वही इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास 90.5, ये है 90.5। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, जब सीधे आंकड़े दिए हुए हो आपको और उसका मान, माध्यिका का मान पूछा जाए तो आप उनको क्रम से जमाएंगे और उसका n+1/2 पद निकाल के आप सीधे आंसर दे सकते हैं। तो आगे चलेंगे, ये प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है, और ये क्वेश्चन कब आया है? अभी, वही 17/11/2024। मैंने क्या कहा, संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर में 9 क्वेश्चन आए मैथ्स के, 9 में से 4 तो आपको सांख्यिकी में देखने को मिल गए। हर क्लास में मैं एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताता हूँ जो 2024 के पेपर में है, जो अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ है उसमें, और आपके पास में वो चारों क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, जो अब तक तो अभी तक हार्ड क्वेश्चन तो बताया ही नहीं मैंने, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जो कि क्लास के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सबसे पहले उड़ा देते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये देखो 17/11/2024 और ये आया अभी फर्स्ट ग्रेड में। क्या क्वेश्चन पूछे? प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिसमें खुद के अलावा और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, खुद के और एक के अलावा, एक का भाग तो सब में जाता है, जैसे कि आपके पास में 3 में और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 5 में और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 2 में और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। अब आप ये कहोगे तो छोटी छोटी, लेकिन जैसे 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके की संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य संख्या। और हमें क्या करना है? प्रथम 12 अभाज्य संख्या, इसमें कुल मिलाकर के इन्होंने अंक खुद नहीं दिए, अंक हमें निकालने, हमें लिखने कौन से? प्रथम 12 अभाज्य संख्या हम लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2। ये भी एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि टोटल जैसे प्रथम 100 पूर्णांकों में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको
वहां करने नहीं बैठना उसमें। उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि आप 100 तक गिनती लिखो और उसमें आप सोचो कि अभाज्य कौन कौन सी और फिर उनको गिनो, इतना नहीं करना। आपके पास में सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा, जब नंबर सिस्टम होगा आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि जहाँ पे 100 संख्या होगी तो 100 में से 25, या अभी रहने देते हैं, आपको मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि 100 में से कितनी संख्या अभाज्य होती है, 50 में से कितनी संख्या अभाज्य होती है, 75 में से कितनी संख्या अभाज्य होती है। जब इस तरीके से मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा तो आपको सिर्फ उनको याद कर लेना, और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट 3-4 आपको मान याद रखना, 3-4 क्वेश्चन में से आ जाता है क्वेश्चन, और ऐसे कैसे आपको सीधे टिक करना है। आपको क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद करने होते हैं, आपको वहां हर क्वेश्चन हल नहीं करना होता, और याद करने वाले क्वेश्चन आपको कोई बताता नहीं है कि ये याद करना है। तो मैं आपको वो सारे याद करने वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा। आपके लिए नोट्स यहीं पे आपको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी और क्लास में भी आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। बस आप लगातार क्लास के साथ बने रहिए। आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो देखने को मिलेंगे कि अच्छा यार ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सीधे टिक करना था और मैं इसको करके सोल्व करके बैठे रहते हैं, और हमसे वो क्वेश्चन होते नहीं है एग्जाम में। वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं आपको फंसाने के लिए। जिनको मैथ्स आती है, जो सोचते हैं कि भाई हाँ मैं तो सब कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वो क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो वो उसमें बैठ करके उलझते रहते हैं, वो उन बच्चों को उलझाने के लिए होते हैं वो क्वेश्चन। तो जब वहां पे बैठ करके आप उन क्वेश्चनों को करने लगेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। इसके लिए जैसे अब ये है, इसमें आपको प्रथम 12 अभाज्य संख्या जो आप लिख सकते हो कैसे, कि 2, 3, 5, इसके बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, कितनी हुई है, 1, 2, 37, ये हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 19, 33, 37, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम 12 अभाज्य संख्या हो गई। इनकी माध्यिका जब हमें निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए वही 12 संख्याएं प्लस 1/2, हमारे क्या करना है 13 संख्या बटा 2, यानी कि कौन सी संख्या चाहिए, 2 का भाग देंगे 13 में तो 6 बार पूरा पूरा जाएगा, और पॉइंट लगा करके फिर 1 बचेगा तो 6.5। 6.5वां पद, 6.5वां पद कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7, कैसे, छठे और 7वें पद के बीच वाला पद होगा हमारे पास 6.5वां पद। तो छठा पद, ये आपको ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर रेड लेने दे। तो छठा पद और 7वें पद के बीच वाला पद, जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 17 और 13, 30/2, यानी कि आपके पास आ गया 15। क्या करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ 12 अभाज्य संख्या है, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या है। ये अभाज्य संख्या लिखी, उसके बीच वाला मध्य पद 13 और 17 को जोड़ा, 2 का भाग, सीधे तो क्वेश्चन आपके खरे। क्वेश्चन कुछ भी हो, 12 अभाज्य, मान लो ये 12 अभाज्य संख्या नहीं पूछ के अगली बार आ जाए कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, केवल आपके पास में डिजिट चेंज हो जाते हैं। 8 संख्या पूछ लेगा, 6 संख्या पूछ लेगा, 12 की जगह 10 संख्या पूछ लेगा कि प्रथम 10 संख्याओं के आपको माध्यिका। तो आपको सिर्फ एक पैटर्न ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। 12 अभाज्य संख्याएं लिखी, उसके बीच में उनकी माध्यिका निकाल ली, ठीक है। चलते हैं आगे। अब है अवर्गीकृत संचयी बारंबारता बंटन से माध्यिका। ऐसी टेबल जिनसे आप देख करके बचपन से डरते आ रहे हैं कि इसमें तो पता नहीं क्या है, जो आपके 10वीं में 5 नंबर का 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन आया करते थे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप वहीं भूल जाओ, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन करने का टाइम आपके पास वहां होता है, यहाँ नहीं। यहाँ पे हर क्वेश्चन का टाइम बराबर है, हर क्वेश्चन का नंबर भी बराबर है। तो जब ये सब बराबर नंबर के क्वेश्चन है तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जटिल क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन सिंपल सा देते हैं, पूछते क्या है, अवर्गीकृत संचयी बारंबारता बंटन से माध्यिका। अब ये तो है अवर्गीकृत संचयी बारंबारता। जब वर्ग मैंने बताया था अवर्गीकृत तो क्या, जब सीधे सीधे लिखे, और वर्गीकृत क्या होती है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये होती है वर्गीकृत। ये सब पहली क्लास में आपने पढ़ी थी, वही परिभाषा यहाँ काम आ रही है। तो ये वर्गीकृत या अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में संचयी बारंबारता की बंटन से माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होता है, जो सबसे बीच में है। जैसा कि मैंने बताया था कि अब यहाँ पे
हम सबसे पहले इसका निकालेंगे CF। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे CF। CF कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता हमने पढ़ा था सेकंड क्लास में स्टार्टिंग में। संचयी बारंबारता क्या होती है? हम लगातार नंबरों को लिखते हुए चलते हैं और उसमें अगले वाले अंक को जोड़ते हुए लिखते हैं, संचय करते हुए। जैसे पहला वाला लिखा हमने 8, दूसरा वाला क्या लिखा 8 में 10 को जोड़ के यानी कि 18। अब क्या लिखेंगे 18 में 11 को जोड़ के ये हो गया 29। अब लिखेंगे 29 में 16 को जोड़ के ये हो गया 45। अब लिखेंगे 45 में 20 को जोड़ के ये हो गया 65। 65 में 25 जोड़ देंगे तो 80। 80 में 15 जोड़ देंगे 95। 95 में 9 जोड़ा 104 और ये हो गया 110। ठीक है, ये हमने निकाला CF। CF क्यों निकाला? ताकि हमें पता लगे टोटल बारंबारता कितनी। टोटल बारंबारता है कितनी 110। टोटल 110 बारंबारता है। तो हम जैसे कि अभी तो n+1/2 पद और ऐसे कर रहे थे, अब की बार हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से CF वाली जब टेबल दी हुई है CF लिख देंगे, जो अंतिम जो आया सबसे बड़ा कि भाई ये टोटल मान, इनको सबको जोड़ोगे तो यही आएगा, इन सबको जोड़ने पे भी यही आएगा 110, क्योंकि हमने एक तरह से इनको जोड़ा ही है। आखिरी वाला जो मान है वो इन सबका टोटल ही है n/2, यानी कि 110 में आप 2 का भाग दोगे, जो भी मान आएगा उससे जस्ट बड़ा वाला जो पद आपको जहां मिलेगा CF में, उसका ही जो वर्ग है वही x, वही आपका माध्यिका हो जाएगी। कैसे कि जब आपके पास 110 आया तो 110 में 2 का भाग दिया तो 55। 55 देख लो, अगर इसमें 55 हो तो ठीक, नहीं तो 55 नहीं है तो 55 से जस्ट बड़ा वाला पद, जैसे n+1 पद देख रहे थे आप, वैसे अब आप देखेंगे 55 से बड़ा वाला, तो 55 से बड़ा हो गया ये 65 वाला। 65 वाली CF का x क्या है? इसका x है ये 65, जिसकी CF है उसका x है ये, तो यही आपकी माध्यिका है। कैसे? दोबारा देखिए कि सबसे पहले जब हम आपके पास x और f दिए हो अवर्गीकृत में, यहाँ पे वर्ग नहीं दिए हुए आपके पास, जब वर्ग नहीं दिए हुए तो आप सीधे सीधे क्या करना है, यही CF निकाल दो, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा सीधा CF निकाला। CF में जो आपके पास आखिरी मान है टोटल, उस टोटल को 2 से भाग दो, 2 से भाग दे के जो मान आया उस मान से जस्ट बड़ा वाला जो पद है, जहाँ पे पद आ रहा है वही आंसर है। इससे इससे जस्ट बड़ा यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो x है यही आपकी माध्यिका है। जो इसके सामने x लिखा हुआ है वो माध्यिका है। मान लीजिए अगर ये यहाँ पे नहीं आकर के ये आ जाता, मान लो यहाँ पे आता 55 की जगह 70 आता, तो 70 से बड़ा वाला पद देखते हम 80, तो 80 की x होता 6, तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, ये हो गया अवर्गीकृत संचयी बारंबारता से। ये वाला तो था, इसमें हम देख रहे हैं सीधा इनको लाइन से जमाएंगे, लाइन से जमा करके जो बीच वाला पद होगा या n+1/2 पद होगा वो उसकी बारंबारता होगी। यहाँ पे हम जब ये दे दिया x और उनकी बारंबारता जब दे दी तो उसका हम बनाएंगे CF। CF को जब हम लाइन से जमाएंगे तो उसके बीच वाला पद का x, मतलब CF में जब हम 2 का भाग देंगे और उसके जस्ट बड़े वाला जो आएगा उसका x इसका मान होगा, तो हम चलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। जब वर्ग में आ जाए तो क्या करना है, तो वर्ग में जब आ जाए वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्ग में आ जाए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 0 से 20, 20 से 40, 40 60, इस तरीके से जब आपके पास वर्ग में क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए आपको करना है ये फॉर्मूला इस्तेमाल। फॉर्मूला क्या है, माध्यिका m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F/H। आपको इसको देख के डरना नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख सकता है, लेकिन ये आपसे अभी छुट्टियों में आपके लिए ऐसे आपको ये भी याद हो जाएगा और आप इससे क्वेश्चन भी कर लोगे। कैसे कि m बराबर L, L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सिर्फ आप एक बार सुन लो, समझा मैं दूंगा अभी आपको कैसा है कि L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे जो वर्ग होता है 10 से 20, 20 से 30, उसमें निम्न सीमा क्या होती है, जैसे 20 से 30 है तो 20 उसकी निम्न सीमा है और 30 उसकी ऊपरी सीमा है, जैसा आपको बताया था। एच क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे, 10 से 20 है तो उसका वर्ग अंतराल है 10। ठीक है, एन क्या है, कुल बारंबारता। कुल बारंबारता कैसे, जैसे हम अभी टोटल कर रहे थे, ये अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 110। ये हो गया एन के कुल बारंबारता, और ये आखिरी वाला पद भी क्या है, कुल बारंबारता। तो इसका टोटल करने पे यही मान आता है, ये हो गया कुल बारंबारता, एन हो गया कुल बारंबारता। सी क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, हमारे पास जो मान आया उससे जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो होगी सी। और एफ क्या होगा,
माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा ये चीज कि भाई यार ये इतना बड़ा फॉर्मूला है कि क्या करना है, लेकिन आप अभी एक क्वेश्चन करोगे इस पे, तो क्वेश्चन करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल से मान रख देते हैं, मान रख करके और फिर उसमें छोटी सी चीज पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन वो दिखने में जटिल लगता है, लेकिन होता वो 1-2 सेकंड 5-10 सेकंड का क्वेश्चन होता है जटिल, आप देख करके इसमें मान रख करके आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और ये इसकी बारंबारता ये है। तो आप इसकी माध्यिका ज्ञात करो। इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम आगे इस क्वेश्चन को लिखते हैं। कैसे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये है माध्यक वर्ग। इसकी बारंबारता क्या है, 12, 8, 15, 17, 8, 12, 8, 15, 17 और 8। ठीक है, ये हो गई बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अब हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब भी बारंबारता दी है, वर्ग दी हुई है, सबसे पहले बारंबारता वाले क्वेश्चन में हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। जब भी टेबल आ जाए ऐसे, ये वर्ग वाली टेबल हो तो भी संचयी बारंबारता निकालनी है, इस तरीके से जब अवर्गीकृत वाली टेबल हो तो भी हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, दोनों में निकालनी है, केवल जोड़ करके अगला पद लिख दो, संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे, पहले 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 15 जोड़ा 35, 35 में 17 जोड़ा और ये 8 जोड़ा 60। ठीक है, तो जब ये आ गया हमारे पास सी एफ, और ये सी एफ का जो लास्ट पद होता है यही इसका कुल टोटल होता है 60, क्योंकि हमने ये एक एक को जोड़ करके आगे लिख रहे हैं, तो ये अगला पद जब जुड़ता जा रहा है तो आखिरी वाला जो पद आया वो इन सबका टोटल है, तो ये 60। ये तो हमारे पास आ गया एन। अब एन के बाद में हम सबसे पहले निकालेंगे n/2। n/2 जैसे कि अभी हम करते आ रहे थे, अवर्गीकृत में भी हमने किया 60/2, और 60/2 यानी कि 30। और फिर हम देखेंगे 30 से जस्ट बड़ा वाला 30 प्लस वह पद, यानी कि 30 से जस्ट बड़ा कहाँ आ रहा है, 35। ये हम देखें 35, 30 से जस्ट बड़ा आया 35, 35 हमारे पास में आया, तो इसके साथ में जो वर्ग है वही हमारा वर्ग हो जाएगा, ये मेन वर्ग में जो काम में लेना है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार आपको बता देता हूँ वापस, फॉर्मूला क्या कहता है, एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। ठीक है, तो एच तो आपको समझ में आ गई, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सब में 20 का चल रहा है, ये रहा वर्ग अंतराल। ये देखो आप, एच हमारे पास में 20, n/2 हमारे पास में कितना है 30, ये निकाल दिया n/2 30। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या चाहिए हमें, सी, एल, एल तो क्या है, जो वर्ग है उसके वर्ग की निम्न सीमा, ये वर्ग आ गया हमारे पास में 35 वाला वर्ग, सामने ये वर्ग है, इसकी निम्न सीमा है 40, एल तो है हमारे पास 40। और सी, जैसा कि आपने देखा, सी क्या होता है, माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग हमारे पास आया है 35, तो 35 से जस्ट ऊपर क्या रखा है 20, 35 से जस्ट ऊपर रखा है ये होता है सी, ये सी, सी है हमारे पास 20। ठीक है, और क्या बचा, एफ, एफ क्या हुआ कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि हमारे पास में 15। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। यहाँ सही से नहीं दिख रहा तो आप यहीं देख लीजिए, एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया, कैसे दोबारा देख लेंगे, n/2 किया हमने, n/2 करके आखिरी पद का 2 का भाग देखिए 30 आया, 30 से जस्ट बड़ा हमने पद देखा 35, तो 35 वाला वर्ग देख लेंगे, 35 वाले वर्ग में जो होगा ये एल हो जाएगा हमारे पास, ये आप देखिए
ये हमारे पास हो जाएगा एल, ये हमारे पास हो जाएगा एफ, और ये इससे जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा सी। सी में ध्यान रखना है आपको, सी जस्ट ऊपर वाला होता है, बाकी सब तो इसी वर्ग के आ रहे हैं। और वर्ग अंतराल आपको पता ही है, वर्ग अंतराल 20 हो गया, तो बस आप सीधे सीधे इसका मान रख दीजिए। मान के रखना है, एल रखना है 40, एल रखा है 40, n/2 का मान आपके पास 30, माइनस सी का मान आपके पास 20 बटा एफ का मान 15, और एच का मान है आपके पास 20। आप एक बार बस इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूले में मान रखना है, और आप इस तरीके से अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुलक में भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में, वो बहुलक वाले क्वेश्चन आते भी है। तो आप ये देख लीजिए, तो 40 प्लस 30 में से 20 गया तो 10 बटा 15 इंटू 20, ठीक है। तो ये 5 से गए 2 बार, 5 से गए ये 3 बार, सही से चल नहीं रहा, लगता है हमारे पेन की स्याही खत्म हो गई है, कलर चेंज कर लेते हैं वापस। तो ये अभी देखो यहाँ पे प्लस है, और ये सब क्या है गुणा में, ये सब आपस में गुणा में, तो गुणा में आपस में काट पीट सकते हैं, गुणा में काट सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, लेकिन इसको इधर वाली संख्या से, ये जोड़ वाली से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, 40 प्लस ये 20 दूनी ऊपर 40 बचा, और नीचे बचा 3, ठीक है। तो 3 का भाग जब 40 में देंगे, तो यहाँ पे 3 से फिर इसको काटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 9, तो 3 13.33 ही आ जाएगा इसका भाग देने पे। अब वही 40 में 3 का भाग वैसे भी देख के देख सकते हैं, तो इसका मान आ गया 13.3 और इसका मान आ गया 40, तो 40 में ये 13.33 हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 53.33, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में ये ऐसे ही आए, पॉइंटों में आए, ये क्वेश्चन थोड़े जटिल हो गए, लेकिन जटिल के साथ में आपके लिए यहाँ पर थोड़ी कम कैलकुलेशन हो सकती है। क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकता है, जब आपके पास में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़े कम आंकड़े दिए हुए होंगे, जिससे आप क्या है उसको देख करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में दोबारा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो गया निकालना, सोल्व करना। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास वर्गीकृत, इससे पहले आपने पढ़ा अवर्गीकृत, अब हम आपको पढ़ेंगे इससे कुछ स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट्स कैसे, ये हम पढ़ेंगे स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट कैसे, अब देखिए, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में बस घुमा करके आपको पूछ लिया जाता है। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपके पास ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछने के अलावा यहाँ पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास वर्गीकृत क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वर्गीकृत क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि वर्गीकृत थोड़े बड़े होते हैं, टाइम लगता है, हार्ड नहीं है, सिर्फ इनको टाइम लगता है करने में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे इस चीज के स्टार लगा लीजिए, ये बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, ये मान लीजिए बहुत काम की चीज है कि माध्यिका पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए कि माध्यिका ऐसी चीज है जिसपे आपको चरम चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्य पर आपकी चरम मानों का प्रभाव पड़ता है, और बहुलक पे भी पड़ता है, लेकिन बहुलक पे बहुत न्यूनतम पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, पहले तो आप इस लाइन को रट दीजिए कि माध्यिका पे चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके पास में क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम में कि किस पर चरम मानों का प्रभाव पड़ता है, ये किस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन में वही माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, और भी चीजें, विचलन, समांतर माध्य से विचलन, कुछ भी चीज, कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा उसमें आपको पूछ लिया जाएगा माध्य, माध्यिका, विचलन। तो किस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता, माध्यिका पर। माध्यिका पर आपके पास चरम मानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्य पर चरम मानों का प्रभाव पड़ता है, और बहुलक पे तो बहुत कम पड़ता है। ये आपको याद रखना है, माध्यिका पे नहीं पड़ता और माध्य पे पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कैसे का ये कि माध्यिका, जैसे कि आपके पास में कुछ डिजिट है,
3, 7, 9, 11, 13, 12, 15, 17, 19, ठीक है, और 21। अब आपको पता है कि इसमें माध्यिका क्या है, माध्यिका ये, ठीक है, माध्यिका हमेशा यही रहेगी, चरम मान। अब आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए गलती से हमने, मतलब गलती से जैसे कि 100 को जगह 31 की जगह 21 लिख दिया, कि यहाँ पे होना चाहिए था 31, जबकि हमने लिख दिया 21, तो आपकी इस 13 पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। माध्यिका तब भी 13 रहेगी, या 21 की जगह आप चाहे 31 लिखो, चाहे 21 की जगह आप 41 लिखो, चाहे 21 की जगह 50 लिखो, चाहे आप यहाँ पे 100 लिखो, कुछ भी लिखो, आप इस डिजिट को चेंज कर दोगे तो उससे माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आप 3 की जगह और छोटा 2 लिख दो, 1 लिख दो, ये लिख दो, जैसे छोटे वाली चीज को और छोटे लिख दो, पर जैसे इससे कम वाली चीजों को कम ही कर दो, बड़ी वाली चीजों को बड़ी कर दो, इनको आप इनके डिजिट कम ज्यादा कर दो आप, तो माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चरम मान होते हैं, जब आंकड़ों में आप थोड़ा सा फेरबदल कर दिए तो उससे माध्यिका पर, चरम मानों से माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये एक चीज आप याद रखने के लिए इसको समझ के रख सकते हो कि माध्यिका पर इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन माध्य, जब यहाँ पे आपके पास में संख्या थी 15, 17, 19, 21, अब आप बोलोगे कि 21 की जगह यार 21 नहीं होकर के 41 था, तो हमने जो पहले माध्य निकाला हुआ था, यानी कि सारी संख्याओं को जोड़ के सारी संख्याओं में भाग दिया हुआ था, तो तब आपने 21 रखा था, आपके पास आप अब आपकी बार आपके पास में 41 हो गया, तो 41 रखने से आपकी वो संख्या बदल जाएगी, आपके पास में उसका टोटल आंकड़ों का योग जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या जब आप करोगे तो आपके पास में चेंज हो जाएगा, इसलिए चरम मानों का माध्य पर प्रभाव पड़ता है और उसका मान चेंज हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। इस स्टेटमेंट से सीधा का सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन है जिस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कौन है जिस पर चरम मानों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये क्वेश्चन एक स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऐसा कैसे पूछा जाता है कि माध्यिका पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता और माध्य पर चरम मानों का प्रभाव पड़ता है, बहुलक पे बहुत कम पड़ता है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है कि माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने बताया कि माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास में जैसे 7 आंकड़े, आपको पता है कि 7 आंकड़े, पहला दूसरा तीसरा तो आपके पास दिया हुआ है, चौथा भी दिया हुआ है, लेकिन बाकी के 3 नहीं दिए हुए, बाद वाले 3 नहीं दिए हुए, उसकी जगह आपको लिख दिया कि XYZ कुछ भी है जो हमें पता नहीं है, तो आप उसकी माध्यिका निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि माध्यिका उसमें चौथा पद होगा, 7 पदों में चौथा पद माध्यिका होगी, और चौथे पद को आपको चौथा पद तो दिया हुआ है, तो आप माध्यिका तो निकाल लोगे, भले 5वां 6वां 7वां कुछ भी हो, तो ठीक है। सारे पदों का पता होना आपके लिए जरूरी नहीं होता माध्यिका में, माध्यिका के लिए गणना के लिए संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से यह आपकी माध्यिका माध्यिका खत्म होती है। माध्यिका आपके 3 तरीके की थी, एक तो जब सीधी सीधी संख्याएं दी हुई हो, दूसरा जब अवर्गीकृत सारणी दी हुई हो, और तीसरी जब वर्गीकृत सारणी दी हुई हो। तो उसमें ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ आपकी माध्यिका हो जाती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम बहुलक। बहुलक क्या होता है? हमने जैसे बारंबारता पढ़ी, बारंबारता होती है कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, बार बार आ रही है, वो चीज होती है बारंबारता। तो हर चीज की हम बता देते हैं कि ये संख्या 10 बार आ गई, ये 8 बार आ गई, ये 5 बार आ गई, ये चीज होगी। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा बार आई, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो गया, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन कह रही है कि 5 बार पूछी जा चुका, तो हो सकता है 6ठी बार भी आ जाए। तो इस तरीके से वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आ रही है किसी श्रेणी में, यानी कि हम पढ़ते हैं फॉर इसकी डेफिनेशन, किसी दी गई श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता सबसे अधिक हो मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है, सबसे ज्यादा बार, बार बार आना तो हो गई बारंबारता, और सबसे ज्यादा बार जो आ रही है, बार बार तो बहुत सारी चीज आ रही है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा बार आई वो होगा बहुलक। जो भी सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, जो अंक सबसे ज्यादा दिख रहा है, जो बार बार दिखाई दे रहा है, वो हो गया बहुलक। जैसे कि आपके घर पे जो पड़ोसी बार बार आता है, पड़ोसी बहुत सारे होते हैं, इधर भी सामने आगे पीछे, जो पड़ोसी आपके घर बार बार आता है वो आपके घर का बहुलक पड़ोसी। वैसे तो व्यक्तिगत श्रेणी के जब हम देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी मतलब जब सीधे सीधे आंकड़े दिए हुए होंगे ये ऐसे, इसको हम देखेंगे कि 2 4 3 4 4 5 6 7 4 7 4 7 3 4, इस तरीके से जब आंकड़े दिए हुए हैं, तो आपसे जब पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा,
तो इसका बहुलक आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि क्या आंकड़ा इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इसमें 4 का आंकड़ा बार बार आ रहा है, 4 4 4 4 4 4 आपके पास बार बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। तो व्यक्तिगत श्रेणी में यहाँ पे ये बहुलक हो गया 4। ठीक है। दूसरा होता है अवर्गीकृत श्रेणी। मैंने बताया कि एक श्रेणी होती है अवर्गीकृत जिसमें वर्ग नहीं दिया हुआ होता, और दूसरी श्रेणी होती है वर्गीकृत जिसमें वर्ग दिया हुआ होता है। तो अवर्गीकृत श्रेणी को जब हम देखेंगे तो ये देखिए कि ये x और x के मान यहाँ पे f, यानी कि x कितनी बार आ रहे हैं, f मतलब ये हो गई बारंबारता। बारंबारता f, तो बारंबारता जब आपको दी हुई है कि 5 आ रहा है 3 बार, 10 आ रहा है 8 बार, 15 आ रहा है 11 बार, 20 आ रहा है 9 बार, 25 आ रहा है 4 बार, यानी कि ये कितनी बार आ रहे हैं उनकी संख्या है कि अवर्गीकृत श्रेणी में। कि ये जो f जो दिया हुआ है ना, f सिर्फ f वाली संख्याओं को देख करके आप वो बता सकते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा। तो f वाली संख्याओं को कैसे, कि जितनी बारंबारता मतलब जितनी बार ज्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा f किसमें आ रहा है, 11 11 है, तो 11 बार आ रही है कौन सी संख्या, 15 आ रही है। ये चीज यही बता दी कि 15 इसमें 11 बार आ रहा है, तो 15 की बारंबारता हो गई 11, इसलिए यहाँ पे बहुलक क्या होगा 15। ये हमारे पास में इस अवर्गीकृत श्रेणी में बहुलक होगा। सीधे देख के बता सकते हो ना। तो बहुलक में दो तरीके के, जिसमें आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें भी आप सीधे देख के बता सकते हो, देख के नहीं तो गिन के बता सकते हो। आप गिन सकते हो कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है, तो जो संख्या ज्यादा बार आ रही है वो आपका बहुलक होगा। और इसके बाद में आप दोबारा देखेंगे, दोबारा ये अवर्गीकृत श्रेणी को भी आप देख करके बता सकते हो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है वही उसका x का मान बहुलक होगा। कि बारंबारता ज्यादा 11 है, ये देखिए आप x बराबर 15 की बारंबारता सबसे अधिक है क्योंकि ये 11 बार आया है, अतः इस वर्ग की, इस श्रेणी की बहुलक होगा 15। ठीक है। अब तीसरा होता है वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी कैसे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फिर इनकी कुछ फ्रिक्वेंसी दी हुई हो, इनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई हो 40, 50, 60, 10, 15, 4, 3, तो उसकी आप बारंबारता कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। शायद ये क्वेश्चन टाइप होने से रह गया, कोई बात नहीं, इसके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसके कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुलक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ ये तो देख करके बता सकते हैं, तो एग्जामिनर भी इतने भी नहीं पूछता कि भाई आप सीधे देख करके एग्जाम में देख के टिक कर दो, इतने बहुलक से नहीं पूछता, क्योंकि बहुलक में ये वाली चीज भी जो आपको डराने के लिए काफी होती है। तो ये इसलिए वो इस फॉर्मूले से 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका, और संभावना इसी की होती है कि इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो कैसे फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने की वर्गीकृत श्रेणी का। अभी आपने माध्यिका का फॉर्मूला देखा, वो भी वर्गीकृत श्रेणी का था, l + n/2 - c/f × h। और इसी तरीके से बहुलक का फॉर्मूला होता है ये z बराबर l + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 × h। ये आप देख लीजिए इधर। एल आपको पता है एल क्या है, निम्न सीमा, इतना तो आपको पता ही है कि एल क्या होती है कि निम्न सीमा। और एच भी आपको पता है वर्ग अंतराल, ये दो तो आपको अभी क्या करके आया हो उससे आपको पता है। और ये f0 f1 f2 f2, ये नीचे जो 0 1 लिखे हुए हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये केवल इनके नाम होते हैं, नाम को अलग अलग डिनोट करने के लिए, कि f1 का मतलब अलग है, जैसे मैंने बताया था ये जुड़वा भाई बहन होते हैं, राम श्याम सीता गीता, आप सोच लो यहाँ पे 3, तो इनको अलग अलग बताने के लिए f1 का मान कुछ और है, f0 का मान कुछ और है, f2 का मान कुछ और है, सिर्फ इनको नाम दे दिए गए f1 f2 f3 f0। तो इस तरीके से आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखिए एल निम्न सीमा आपको पता है, एच क्या है वर्ग अंतराल, ये दो तो आपको पता है। अब बचे क्या, f1 f0 और f2। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, कि जैसे कि मान लो बहुलक वर्ग ये वाला वर्ग आ जाए तो इसकी जो बारंबारता होगी ना वो तो होगी f1। ठीक है। अब f1 से पहले आता है 0, 1 से पहले आता है 0, और 1 के बाद आता है 2। सीधा सा मतलब समझ में आ गया कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उससे पहले वाली जो बारंबारता है वो तो हो गई 0। जैसे मान लो अगर ये वाली 1 हुई f1, तो ये वाली हो जाएगी 0, और ये वाली अगली वाली हो जाएगी 2। देखिए कि जहां बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता ये तो हो जाएगी f0, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी f2। तो इस तरीके से
F1, F0 और F2 इनके मान आप निकाल लेंगे और इसको निकाल करके इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर सीधे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है। आप देखोगे कैसे कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, आपके पास अभी काम आएगा। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो जब आपके पास में ये फॉर्मूला दिया हुआ होगा तो इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करना कैसा है, इस क्वेश्चन का हम बताते हैं आगे चल के। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे करना है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में, ये देखिए आप, व्याख्यातावर्ती 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 में आए हुए क्वेश्चन में आपके वर्ग अंतराल ये है, बारंबारता आपकी ये है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दी हुई होगी और आपको निकालना क्या है, बहुलक। तो सबसे पहले आपके जो सबसे ज्यादा बार बारंबारता आ रही है वो आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये हो गया आपके पास 45, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई 45, यानी कि ये हो गया F1। सीधे करेंगे डायरेक्ट कि ये हो गया आपके पास F1, इससे पिछले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो गई, F0, ये हो गया F0, और ये हो गया आपके पास में F2। ठीक है, और यहाँ पे F1 से जस्ट इसका जो वर्ग है, इस वर्ग की ये जो सीमा है ये हो गई लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। इनका वर्ग अंतराल एच भी क्या है, एच भी क्या है 10, 0 से 10, 10 से 20, एच है 10। तो आपके पास में वही बहुलक का फॉर्मूला था, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस टेबल को देख करके आप सीधे इसमें मान रख सकते हो और इसका आंसर सीधे निकाल सकते हो। इसलिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपके इजी होता है, केवल दिखने में आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। बाकी जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है या टेबल से आपको पता लग गया कि ये F1 है, आप सीधे शुरुआत करोगे कि ये एल हो गई 10, सीधे क्या शुरुआत करोगे आप करोगे कि एल का मान हो गया 10, एल के मान के बाद में F1 का मान हो गया आपके पास 45, 45 में से आप F0 घटाओगे, यानी कि इससे पहले वाली, ये घटा दी इससे पहले वाली 2F1, यानी 45 इंटू 2 90, 2F1 माइनस F0, F0 का मान 9 माइनस F2, इसका मान हो गया 21 इंटू आपके पास में हो गया H, यानी कि 10। आप सीधे ये स्टेप रखोगे इस टेबल को देख के, जैसे ही आप ये रखोगे, ये रख करके आपकी अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा कैसे कि 10 प्लस 45 में हो गए 36, और यहाँ पे 90 में से 21 और 9 30 गए, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 60, ऊपर बचा आपके पास में 10, एक जीरो से एक जीरो गई, 6 से गया 36 6 बार, तो 10 और 6 16। ये आपके पास में दो ही स्टेप में आपके पास में आंसर आ जाएगा 16। ये क्वेश्चन आपके पास में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, ये आपके पास बस केवल एक दिखाने के लिए, डराने के लिए दिए जाते हैं ये क्वेश्चन कि भाई हाँ कि पता नहीं क्या पूछ लिया, बहुलक माध्य माध्य का बहुलक। इस तरीके से जब बारंबार था सबको काम मिल लिया, वर्ग काम में ले लिया, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको देख करके आप स्किप ही करोगे। और ये क्वेश्चन अभी आया 2022 में, तो आपको समझ में आ रहा है 2022 में 2024 में इसमें भी आपके पास कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे 2011 में आते थे, जैसे 13 में आते थे, वैसे भी 2022 में आ रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वो 15 साल पहले क्वेश्चन आते थे तो अब क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे, अब क्वेश्चन बदल गए। मैंने आपको कहा था मैथ्स कभी पुरानी नहीं होती, मैथ्स हमेशा वैसी ही रहती है। तो मैथ्स यही रहेगी, क्वेश्चन आज भी यही पूछे जाएगा, आज के 10 साल बाद भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 10 साल बाद भी किसी को और को, आपके बच्चे कोई दे रहे होंगे या कोई भी आपके छोटे भाई बहन दे रहे होंगे, तो उस टाइम भी आपके लिए क्लास उतनी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप तब भी उनको ये चीज सिखा सकते हो मैथ्स, क्योंकि कभी पुरानी नहीं होती। ठीक है, एक और बार ये क्वेश्चन आया व्याख्यातावर्ती 2022 में, इसमें आप देखेंगे वही यहाँ पे आपके पास में हो गया, ये सबसे ज्यादा बार आया, तो ये हो गया आपके पास में F1, ये हो गया आपके F0, ये हो गया F2, इसकी लोअर लिमिट हो गई 60, यानी कि निम्न सीमा 60 हो गई, और इनका अंतराल कितना है 5, यानी कि एच का मान है आपके पास 5। ठीक है, ये मान आप सीधे फॉर्मूले में रखोगे तो एल का मान है आपके पास 60, 60 प्लस F1, F1 कितना है 45, F1 कितना है 45, F1 माइनस F0 यानी कि 18, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 यानी कि 90
माइनस F0 माइनस F2, F2 कितना है 16 इंटू एज कितना है 5। ठीक है, तो 45 में से 18 गए तो ये बचे 27, और नीचे आपके पास बचा 90 में से 34 गए, और यहाँ पे आपके पास बचा 60 इंटू आपके पास बचा 5। क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? क्वेश्चन सही है। अच्छा, ऑप्शन पॉइंट में, ठीक है, हाँ तो आ जाएगा ऑप्शन पॉइंट में दिए हुए तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में जब ये ऐसा मान आया 60 प्लस 27/56 इंटू 5, तो आप भाग देने लगोगे तो आपको भी लग रहा है कि यार ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसको कैसे भाग देंगे, कोई कोई किसी से कट नहीं रहा, ऊपर दोनों विषय में 27 5 दोनों विषय में नीचे समय तो ये आपस में कट नहीं सकते, पूरा पूरा भाग तो इसमें नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन भी पॉइंट में दिए हुए तो आपको समझ में आ जाएगा ये लगभग में आंसर आएगा। तो अगर आप देना चाहो तो आप इसका पूरा पूरा भाग दो कि 2 का भाग दिया, 3 का दिया, छोटे छोटे भाग दिया आप, जब आप पूरा पूरा भाग दोगे तो उसमें आपके पास फिर टाइम लग जाएगा। इसलिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए, कैसे कि 27 दूनी 54 होता है, लगभग बराबर है, बहुत बड़ी संख्या 27 दूनी 54, और 54 के पास में होता है 56, तो आप ये मान लीजिए कि 57 के लगभग 2 बार, लगभग 2 बार इसमें भाग जा रहा है, तो लगभग 2 बार भाग जा रहा है, तो फिर 2 से आप इसको काट दोगे तो यहाँ पे 2.5 बार जा रहा है, कि लगभग 2.5, कि लगभग लगभग 2.5 बार इसका भाग गया आएगा, तो 2.5 बार भाग जाएगा, तो 60 में लगभग 2.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62.5 के लगभग। तो 62.5 के लगभग आपके पास में ये ऑप्शन आ रहा है 62.4, और ऑप्शन दूर है, 62 दूर है, 61 60 ये सब दूर है, सबसे पास में ऑप्शन है 62.4। ये आपके पास एक तरीका हो सकता है जो इस क्वेश्चन को टाइम बचा सकता है, केवल आप एक जरा से स्मार्टली इस क्वेश्चन को करोगे तो आप इसमें भाग दे करके लगभग में आप आंसर निकाल सकते हो, आपको लग जाएगा अंदाजा कि ये। नहीं तो अगर आप इसको पूरा करने लग गए तो आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, भाग दे करके जब आप करोगे तो आपके पॉइंटों में भाग जाएंगे, पॉइंटों में आप लंबे चौड़े भाग देते रहोगे, आपके कैलकुलेशन से पेज बढ़ जाएगा, टाइम खूब अच्छा खासा रहेगा, आंसर आपके आ जाएगा, तब भी क्या पता हो सकता है कैलकुलेशन में गलती कर दो, लेकिन संभावना इसकी ज्यादा है कि आप स्मार्टली क्वेश्चन करें। वैसे भी आपको कोई पारंगत नहीं होना है, आपको फटाफट बस क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करके ये लगभग में आपके पास 4 ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप लीक से हटके कहीं और नहीं चले जाए, ऑप्शन इन 4 में से आना है, आंसर इन 4 में से आना है। हाँ ये होता कि 62.4 और 62.6 ऑप्शन होता, इतना क्लोज ऑप्शन होता और आपके पास 62.5 आ रहा है, तो मैं इसमें से कोई चूज नहीं करता, तो आपको फिर इसमें से पूरा भाग देके देखना पड़ता, लेकिन इतना जटिल नहीं देता, वो जटिल इसको बनाया गया है जानबूझ के, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेशन दी गई है कि बच्चा इसमें उलझे। उलझेगा कौन? जिसको ये क्वेश्चन आता होगा, ये करना आता होगा, जो करने वाले बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको उलझाने के लिए इस तरीके से एक दो क्वेश्चन उलझा के पेपर में डाल दी जाते हैं जबरदस्ती, वो एग्जामिनर के खेलने के लिए समझ लो आप, एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे कैलकुलेशन डालता है, बाकी कैलकुलेशन ईजी होती है हमेशा, तो ये आप स्मार्टली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में और ये भी आया था 2022 में, तो बहुलक के इस तरीके से हम पढ़ रहे थे, वर्गीकृत अवर्गीकृत और वर्गीकृत और अवर्गीकृत वाले बहुलक के हम पढ़े। अब इसके बाद में बहुलक का एक स्पेशल पॉइंट है, बहुलक का एक स्पेशल पॉइंट क्या कि एक श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, जैसे कोई श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी में आप ये देखते हो कि 2 चीजों का बहुलक समान आ गया, जैसे कि 3 4 5 6 7 ये एक्स के मान है, एक्स के मान यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस तरीके से दिए हुए होंगे, एक्स के मान में जब हम बारंबारता दी हुई होगी, मान लो इसकी बारंबारता 12 है, इसकी 15 है, इसकी भी 12 है, इसकी 8 है और इसकी 4 है, तो आप यहाँ देखोगे, या फिर इसकी भी आपके पास में 15 है, तो आप देखोगे कि इसकी बारंबारता भी 15 है और इसकी बारंबारता भी 15 है, ऐसे ही इन दोनों की बारंबारता सेम हो गई, तो इसलिए 2 बारंबारता सेम होने से एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं, ये स्पेशल पॉइंट। वही आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी में डायरेक्ट ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाने से आपको ये क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि एक श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। दूसरा, आयत चित्र से बहुलक का मान ज्ञात किया जा सकता है, ये चीज हमने आयत चित्र में भी डिस्कस की थी कि आयत चित्र में जो उनका मान होता है उससे बहुलक का मान पता लगाया जा सकता है, तो ये आपको थ्योरेटिकल 2 चीजें पता रखनी है। इसके बाद में
हम जब हमारे पास में ये बहुलक कंप्लीट हो जाता है, बहुलक में भी ये 3 तरीके के होते हैं। एक आप सीधे श्रेणी होगी, व्यक्तिगत श्रेणी, उसमें से आप जो संख्या ज्यादा बार आ रही है वो बहुलक होगा। फिर होगी अवर्गीकृत श्रेणी, उसमें जिसकी बारंबारता ज्यादा है वो उसका बहुलक होगा। और ये है आपकी वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में हम जब देखेंगे तो वर्गीकृत श्रेणी में इस तरीके से आपके एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले आपके डायरेक्ट, फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट मान रख करके और ये डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। ये भी कोई जटिल नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे फॉर्मूले तो आप याद कर ही सकते हो कि इतने से फॉर्मूले को आप याद करके यहाँ पे ये टेबल से डरना नहीं है, टेबल से सीधे आपको मान उठा के रखना है, फॉर्मूले से आपके सीधा क्वेश्चन खत्म। इसमें कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती, छोटे मोटे गुणा और बाकी हल्के फुल्के। और ये आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपके बहुलक समाप्त होता है। अब इसमें एक रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। हमने माध्य पढ़ा, फिर आज माध्यिका पढ़ी और बहुलक पढ़ा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में तीनों में एक मिक्स रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ये रिलेशन। ये रिलेशन सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है और ये रिलेशन आपके पास में क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। रिलेशन क्या होता है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इन तीनों में संबंध बताता है कि बहुलक का मान क्या होगा कि माध्यिका का 3 गुना में से माध्य का 2 गुना आप जब घटा दोगे तो बहुलक आ जाएगा। आपको दिया हुआ हो कि भाई माध्यिका आपके पास में 7 है और माध्य आपके पास में 5 है, तो आप बहुलक का मान निकाल सकते हो कि भाई माध्यिका का 3 गुना कर दो और माध्य का 2 गुना कर दो और आप उसका बहुलक निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला RS प्री में भी पूछा जा चुका है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इस एग्जाम में भी आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुके हैं, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, सेकंड ग्रेड में भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये तो आपको याद भी हो गया होगा कि देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलते हैं हम आगे। जैसे कि किसी बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः ये हो गया हमारे पास माध्यिका और ये हो गया हमारे पास बहुलक। तो माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, तो हमारे पास बहुलक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये मैंने इनको चिन्हों में लिख दिया, बड़ा बड़ा लिखने में टाइम लगता है। ये बहुलक होता है जेड, माध्यिका को एम से लिख सकते हैं और एक्स बार इसको लिख सकते हैं माध्य की जगह। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 12 और 14 है। तो माध्यिका हमारे पास 12 है और बहुलक हमारे पास में 14 है। तो हमारे पास में किसका मान पूछ रहा है, माध्य का। माध्य का मान, अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना आ चुका होगा अच्छे से, तो आप इसको कर सकते हो। ये पद पूरा माइनस का है तो इसको लेकर के जाएंगे उधर, ये लेके जाएंगे उधर क्योंकि इसका मान हमें चाहिए। तो माइनस के 2x इधर जाकर के हो जाएंगे प्लस के 2x बार, मतलब 2 माध्य, x बार का मतलब है माध्य। और यहाँ पे हमारे पास बचा 12 इंटू 3 यानी कि 36, और इधर से 14 उठा करके इधर जब लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 14। ठीक है, तो 2x बार बराबर क्या हो गया, 36 में से जब हम 14 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22। और जब ये 2 इधर गुणा में, x बार के गुणा में 2 है, और जब हम इसमें इधर लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बार का मान हमारे पास आ जाएगा 22/2 यानी कि 11। ये 11, ये हमारे पास में माध्य का मान आ जाएगा। सीधे सीधे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और आपके पास में ये इस तरीके से क्वेश्चन में जाएंगे। ये इस तीनों माध्य, माध्यिका, बहुलक के रिलेशन को दर्शाता है। अब वैसे तो मैं आज इसमें पूरी क्लास लेने के मूड में था कि ये क्लास आपके माध्य और माध्यिका के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं जैसे, लेकिन मुझे पता है क्लास लंबी हो गई और आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने, इसलिए आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं। हम एक क्लास और लेंगे इसमें जिसमें सारे क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस के साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरा एक डिस्कस करके चलेंगे। पर वो क्वेश्चन आप तब करोगे जब आप खुद सारे फॉर्मूले याद कर लोगे। अब तो जितनी 4 क्लास हुई है उसमें गिने चुने 4, 5, 6 फॉर्मूले हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी है, और आप क्वेश्चन करने के तरीके जब आपको ये आ जाएंगे तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस तरीके से इसमें आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों, तैयारी को इसी तरीके से सुचारू बनाए रखिए। अगर आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंचाइए। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की, प्रॉपर फर्स्ट ग्रेड के मैथ्स के लिए आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है।
जिसमें मैथ्स बेस्ड आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन, थ्योरी और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और जिस जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो सारे आपको एक ही जगह एक साथ पीडीएफ में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप क्लास लेते रहिए और क्लास के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जो कि क्वेश्चंस की होगी। और एक सूचना कि सैटरडे संडे आपकी क्लास में भी, वीक में 5 दिन ही आपकी क्लास होगी, सैटरडे संडे नहीं होगी। तो आपके पास रेगुलर क्लास आ रही है, आप भी रेगुलर क्लास लेते रहिए और मैथ्स का डर इसी तरीके से निकालते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।